नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्याय 11 की क्लास कर रहे थे और आज अध्याय 11 की अंतिम क्लास है। तो आज की क्लास की शुरुआत धारा 195 से करेंगे। धारा 195 में निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों का रखरखाव के बारे में बताया गया है। इस धारा को पहले पॉइंटों को पढ़ लेंगे, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। तो इस धारा में पहला पॉइंट है भवन निर्माता या विकासकर्ता, साथ ही कॉम्प्लेक्सों की इकाइयों के स्वामियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे जैसे ही कॉम्प्लेक्स अधिभोग के लिए तैयार हो, कॉम्प्लेक्स के रखरखाव के लिए निवासियों का एक संगम अर्थात एसोसिएशन, इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा एसोसिएशन, स्थापित करेंगे। इस पॉइंट का अर्थ यही है कि यदि भवन निर्माता और विकासकर्ता और जो भी अपार्टमेंट हैं उनमें जो इकाइयाँ होंगी, जैसे मान लीजिए कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो जो फ्लैट इत्यादि को आपने देखा होगा, तो जो फ्लैटों के मालिक हैं उन सभी का यह उत्तरदायित्व होगा कि जैसे ही पूरी बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स अधिभोग के लिए तैयार हो जाएगी तो उसके रखरखाव के लिए निवासियों का, और निवासी शब्द की परिभाषा आपको नीचे अभी दी जाएगी, तो निवासियों का एक संगम अर्थात एसोसिएशन बनाया जाएगा और वो एसोसिएशन उस बिल्डिंग के रखरखाव के लिए कार्य करेगा। अगला पॉइंट है भवन निर्माता के निम्न उत्तरदायित्व होंगे। तो जो भवन निर्माता है, जिसे हमने सबसे पहली शुरुआती क्लासों में हमने पढ़ा भी था कि भवन निर्माता कौन होगा, विकासकर्ता कौन होगा, तो उसके उत्तरदायित्व क्या होंगे उनके बारे में बताया गया है। जिसमें पहला पॉइंट है सन्निर्माण की अनुज्ञा के लिए आवेदन करते समय स्वामियों व निवासियों को पार्किंग स्थान सहित सामान्य सुविधाओं के ब्यौरे के बारे में बताना। तो जो व्यक्ति भवन का निर्माण कर रहा है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा है, तो वह व्यक्ति जब निर्माण की अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा तब स्वामियों और निवासियों को पार्किंग के स्थान और अन्य सुविधाओं के बारे में ब्यौरा देगा। दूसरा पॉइंट है कॉम्प्लेक्स रखरखाव के लिए निकाय निधि का गठन करना तथा संगम के प्रवर्तन आने पर उसे सौंपना। तो जो कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंग है हमारी, उसके रखरखाव के लिए निकाय निधि का गठन किया जाएगा और यह गठन कौन करेगा कि जो भवन निर्माता है वह गठन करेगा शुरुआत में, लेकिन जैसे ही संगम या एसोसिएशन प्रवर्तन में आएगी तो यह उसे सौंप देगा। तीसरा पॉइंट है सुरक्षा, सामान्य सुविधाएं और उनका रखरखाव संगम के बनते ही उसे सौंप दिया जाएगा। तो यह पॉइंट भी आपके समझ में आ गया हो कि जैसे ही एसोसिएशन बनेगी उसको सारा कार्यभार दे दिया जाएगा। अब जो शेष पॉइंट हैं उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। इस धारा में अगला चौथा पॉइंट दिया गया है संगम को निम्न दस्तावेज सौंपना, अर्थात जो भवन निर्माता है, विकास करता है, वह संगम को निम्न दस्तावेज और सौंपेगा जिससे संगम भवन और कॉम्प्लेक्स का रखरखाव कर सके। इसमें पहला पॉइंट है अनुमोदित भवन निर्माण योजना की प्रति और कॉम्प्लेक्स निर्माण की अनुज्ञा मंजूरी का पत्र। इसका अर्थ हो जाएगा कि जो भी भवन और कॉम्प्लेक्स है उसकी जो प्लानिंग की गई है, उसका नक्शा इत्यादि है, उसकी एक प्रति सौंपी जाएगी संगम को, और कॉम्प्लेक्स निर्माण की अनुज्ञा मंजूरी का पत्र। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि जब वह कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा होगा तब नगर पालिका के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया होगा, तो उसके संबंध में जो मंजूरी मिली होगी उसके पत्र की एक प्रति भी संगम को सौंपी जाएगी। दूसरा है लिफ्ट, जल प्रदाय उपस्कर, जनरेटर या भवन में स्थापित अन्य उपस्कर की वारंटी दस्तावेज प्रति। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि उस भवन या कॉम्प्लेक्स में जो लिफ्ट यूज हो रही है, जनरेटर यूज हो रहा है, अन्य इसी प्रकार के अन्य वस्तुएं यूज हो रही हैं। उदाहरण के तौर पर समझें तो आपने देखा भी होगा जब आप फ्लैट इत्यादि खरीदते हैं तो उनमें 24 घंटे लाइट की सुविधा, 24 घंटे पानी की सुविधा और लिफ्ट इत्यादि की सुविधा मिलती है। इसमें होता क्या है कि जो भवन निर्माता या विकासकर्ता होता है वह लिफ्ट, जनरेटर, समरसेबल इत्यादि की व्यवस्था पहले ही करता है, अर्थात वह इनको खरीद के इंस्टॉल करता है। उसके द्वारा खरीदे गए बिल के साथ जो वारंटी की प्रतियां होंगी वह संगम को सौंप देगा, जिससे भविष्य में अगर कोई प्रकार की परेशानी आती है लिफ्ट या जनरेटर इत्यादि से संबंधित, तो संगम अर्थात एसोसिएशन उनकी मरम्मत इत्यादि का कार्य करा सके और जो वारंटी है उसका लाभ ले सके।
तीसरा पॉइंट है भूमि के स्वामी के साथ करार की प्रति यदि कोई हो तो यदि जो भूमि है जिस पर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है उसके साथ किसी प्रकार का करार हुआ है तो उसके करार की प्रति भी संगम को सौंपी जाएगी। चौथा पॉइंट है भवन में स्थापित किए गए मल वहन और जल प्रदाय के डिजाइन, अर्थात उस भवन और कॉम्प्लेक्स में मल वहन, जल निकासी इत्यादि का जो नक्शा होगा अर्थात जो डिजाइन बनाया गया है वह भी संगम को सौंपा जाएगा, जिससे फायदा यह होगा कि भविष्य में कोई भी परेशानी अगर इनमें आती है तो इनकी मरम्मत रिपेयरिंग का कार्य संगम के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा नगर पालिका तब तक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगी जब तक उपधारा 1 में वर्णित सभी औपचारिकताएं भवन निर्माता या विकासकर्ता द्वारा पूरी ना कर ली जाएं। तो जो भी हमने उपधारा 1 के अंदर सभी औपचारिकताएं पढ़ी हैं वो सभी पूरी हो जाएंगी, उसके बाद ही नगर पालिका द्वारा पूर्णता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आगे स्पष्टीकरण में हम देखते हैं कि इस धारा में स्वामी टर्म यूज की गई है, यह किस किस के संदर्भ में यूज की गई है। भूमि का स्वामी जिस पर कॉम्प्लेक्स बना है, अर्थात ये हमने इस पॉइंट में पढ़ा भी था कि जिस भूमि पर कॉम्प्लेक्स बना है उसका जो स्वामी है उसके लिए यूज की गई है। और दूसरा जिसने रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा इकाई क्रय की है, अर्थात जो कॉम्प्लेक्स है उसमें किसी इकाई का उदाहरण के तौर पर समझे तो यदि कोई फ्लैट खरीदता है रजिस्ट्री कराकर तो वह भी उसका स्वामी कहलाएगा। अगली टर्म है निवासी, जिसका अर्थ है स्वामी या भवन निर्माता के साथ इकाई के अधिभोग में है, अर्थात या तो स्वामी या भवन का निर्माता जो वहाँ जो यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं या फ्लैट हैं उनका अधिभोग कर रहे हैं वह निवासी कहलाएंगे। और तीसरी टर्म है निवासियों का संगम, इसका अर्थ है निवासियों व स्वामियों का विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत संगम। इसका अर्थ हो जाएगा कि जो भी निवासी हैं या स्वामी हैं उनका विधि के अधीन अर्थात कानून के तहत रजिस्ट्रीकृत जो संगम है वह है, तो जो एसोसिएशन होगा वह रजिस्ट्रीकृत होगा। तो इस धारा में यही बताया गया है। अगली धारा है धारा 196। धारा 196 में अनुज्ञा व सन्निर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। अब ये विशिष्टियाँ कहाँ प्रदर्शित की जाएंगी उसे आप इस धारा के पॉइंट के माध्यम से समझिए। पहला पॉइंट है नगर पालिका क्षेत्र के भीतर कोई सन्निर्माण करने वाला व्यक्ति या अभिकरण कोई भी निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व प्रस्तावित सन्निर्माण से संबंधित निम्न विशिष्टियाँ भवन स्थल पर किसी प्रमुख स्थान पर किसी भी दृढ़ पदार्थ से बने 4x4 फुट के बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा। अब इसका अर्थ समझिए कि नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी निर्माण का कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है या कोई अभिकरण कर रहा है, तो कोई भी निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व निर्माण से संबंधित जो भी विशिष्टियाँ होंगी उनको उस भवन स्थल पर किसी प्रमुख स्थान पर 4 फुट बाई 4 फुट के बोर्ड पर जो दृढ़ पदार्थ का बना हो ऐसे बोर्ड पर निम्न विशिष्टियों को प्रदर्शित किया जाएगा। और जो बोर्ड है वह किसी कागज या कार्डबोर्ड का नहीं होना चाहिए, किसी दृढ़ पदार्थ का होना चाहिए। अब क्या क्या विशिष्टियों को बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा उन्हें हम देख लेते हैं। उनमें पहला है सन्निर्माण करने वाले व्यक्ति या अभिकरण का नाम, पता और टेलीफोन नंबर उस बोर्ड पर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है भवन स्थल की विशिष्टियाँ जिनमें स्वामी का नाम, पता और फोन नंबर आदि होना चाहिए। पहले पॉइंट में सन्निर्माण करने वाले का और अगले पॉइंट में भवन स्थल की विशिष्टियाँ जिसमें स्वामी का नाम, पता और फोन नंबर की बात की गई है। तीसरा पॉइंट है नगर पालिका नगर सुधार न्यास से प्राप्त अनुज्ञा संख्या और तारीख यदि अपेक्षित हो। जब आपने निर्माण के लिए यदि आवेदन किया है नगर पालिका को तो वहाँ से आपको मंजूरी मिली होगी तो एक अनुज्ञा संख्यांक प्राप्त होता है, तो वह भी बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। और अपेक्षित हो तो किस दिन आवेदन किया गया और कब मंजूरी मिली उसकी तारीख भी प्रदर्शित की जा सकती है। चौथा पॉइंट है सन्निर्माण विशिष्टियाँ अर्थात प्रस्तावित उपयोग, तलों की संख्या, इकाइयों की संख्या, क्षेत्रफल आदि उस बोर्ड पर जो निर्माण कार्य होने वाला है उसकी जो विशिष्टियाँ हैं, जैसे वह जो बिल्डिंग बन रही है वो किस उपयोग में ली जाएगी, उसकी ऊंचाई क्या हो सकती है, कितनी मंजिला भवन बनेगा, उसमें इकाइयाँ कितनी हो सकती हैं और उसका क्षेत्रफल कितना हो सकता है
आदि को भी बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है संनिर्माण प्रारंभ करने और समाप्त करने की तारीख, यह भी होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है इसमें अनुज्ञा अपेक्षित ना होने के मामले में कारण। यदि जो भवन का निर्माण किया जा रहा है उसके संबंध में यदि अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है तो उसका कारण भी आपको बताना पड़ेगा बोर्ड पर कि किस कारण से अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है। और इस धारा में लास्ट पॉइंट है सेकंड नंबर, उपधारा 1 के उल्लंघन पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना है। यानी कि जो जितने भी पॉइंट हमने अभी पढ़े हैं उपधारा 1 के अंतर्गत, यदि इनका उल्लंघन होता है तो 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगली धारा है धारा 197, जिसमें मरम्मत इत्यादि के दौरान होर्डिंग लगाने के बारे में बताया गया है। इसमें पहला पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति जो भवन मरम्मत का आशय रखता हो और उस कार्य से किसी मार्ग में बाधा, खतरा, असुविधा होने की संभावना है तो कार्य से पूर्व पहला पॉइंट नगर पालिका से लिखित अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा। दूसरा पॉइंट मार्ग से उस भवन को अलग रखने के लिए होर्डिंग लगवाएगा, बाड़ लगवाएगा, रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था करेगा। और दूसरा पॉइंट है कि उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। यानी कि मिनिमम 1,000 रुपये और अधिकतम 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। उल्लंघन जारी रहने पर प्रति दिवस और रात्रि के लिए 50 रुपये से 100 रुपये तक का जुर्माना से दंडित किया जाएगा। तो इस पॉइंट का यही अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति मरम्मत इत्यादि का कार्य कर रहा है और उसका जो मलबा है उससे यदि कोई मार्ग बाधित होता है, किसी प्रकार की यातायात में असुविधा होती है, तो ऐसे कार्य कराने से पूर्व वह व्यक्ति पहले तो नगर पालिका से लिखित अनुज्ञा प्राप्त करेगा और उस मार्ग पर कार्य चल रहा है ऐसा वो होर्डिंग लगवाएगा, बाड़ लगवाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और रात्रि में उस स्थान पर प्रकाश की व्यवस्था करेगा जिससे किसी को भी किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और इसका उल्लंघन करने पर व्यक्ति पर 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और यदि व्यक्ति उल्लंघन जारी रखता है तो प्रति दिवस या रात्रि जो भी है उसके लिए 50 रुपये से 100 रुपये तक का जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अगली धारा है धारा 198, सुख सुविधाओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व लेना। अब इस धारा को निम्न पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। नगर पालिका किसी प्राधिकारी, अभिकरण या व्यक्ति द्वारा किसी भी स्कीम या कॉलोनी में उपलब्ध कराई गई सुख सुविधाओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व तब तक नहीं लेगी। अब इस धारा में आप ये देखिए, इस धारा में बात की गई है कि नगर पालिका है वह किसी प्राधिकारी, अभिकरण या व्यक्ति द्वारा किसी स्कीम या कॉलोनी में कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई हो तो उसका रखरखाव का उत्तरदायित्व नगर पालिका किन किन परिस्थितियों में नहीं लेगी, उससे संबंधित पॉइंटों को हम आगे देखेंगे। धारा 198 में हमने अभी देखा कि यदि किसी व्यक्ति, अभिकरण या प्राधिकारी के द्वारा कोई स्कीम या कॉलोनी विकसित की जाती है और उस स्कीम या कॉलोनी में कोई सुख सुविधाएं दी गई हैं तो उनका रखरखाव यदि नगर पालिका को दिया जाए तो नगर पालिका किन स्थितियों में रखरखाव नहीं करेगी या रखरखाव तब करेगी जब पहला पॉइंट है ऐसी सुख सुविधाओं के योजनाओं, विनिर्देशों और डिजाइन सहित सभी सुसंगत अभिलेख नगर पालिका को प्रस्तुत ना कर दिए जाएं। अर्थात यदि आप उन सुख सुविधाओं को रखरखाव के लिए नगर पालिका को देना चाहते हो तो आप उस सुख सुविधाओं की योजनाओं से संबंधित निर्देशों, डिजाइनों और जो भी उसके अभिलेख हैं वो नगर पालिका को देने होंगे। दूसरा पॉइंट है नगर पालिका का यह समाधान ना हो जाए कि ऐसी सुविधाएं विधि के उपबंध के अनुसार विकसित की गई हैं। अर्थात जो सुख सुविधाएं आपके द्वारा या किसी अभिकरण के द्वारा किसी कॉलोनी या स्कीम में विकसित की गई हैं तो नगर पालिका जब यह जांच लेगी कि वह सुख सुविधाएं विधि के उपबंध के अनुरूप हैं तभी ही वह उनका रखरखाव करेगी। आगे दिया है परंतु नगर पालिका को प्रस्तुत अभिलेखों की परीक्षा पर या सुविधाओं के निरीक्षण पर यदि कमियां पाई जाती हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, नगर पालिका विकासकर्ता से कमी प्रभारों की संदाय की अपेक्षा करेगी और कमियां सुधार के बाद रखरखाव का उत्तरदायित्व लेगी। अब इस पॉइंट में यह बताया गया है कि जब नगर पालिका ने व्यक्ति, प्राधिकारी या किसी अन्य से जिसने कॉलोनी और स्कीम को विकसित किया है उससे सुख सुविधाओं के जो अभिलेख थे, जो कागज दस्तावेज थे, डिजाइन, नक्शे इत्यादि थे,
उनको मंगाया और उनकी जांच की और सुविधाओं का जाके निरीक्षण किया। यदि उनमें किसी प्रकार की कमी पाई गई तो नगर पालिका उस विकासकर्ता से, जिसने वह कॉलोनी विकसित की है और सुख सुविधाएं विकसित की हैं, उससे कमियों के लिए चार्ज वसूल करेगी, अर्थात कमी प्रभार वसूल करेगी और उस कमी प्रभार से वह कमियों को दूर कराएगी नगर पालिका, और कमी दूर होने के बाद ही वह उनका रखरखाव का उत्तरदायित्व लेगी। यह इस पॉइंट में दिया गया है। आगे स्पष्टीकरण दिया गया है कि सुख सुविधाओं से तात्पर्य क्या होगा। तो सुख सुविधाओं से तात्पर्य सड़कें, पुल, परिवहन, उद्यान, जल, गैस, विद्युत प्रदाय आदि सम्मिलित हैं, जिन्हें राज्य सरकार नगर पालिका के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। अर्थात सुख सुविधाओं के अंदर आपके सड़कें, पुल, उद्यान, खेलकूद के मैदान, जल, विद्युत, गैस की जो सप्लाई होती है आदि सम्मिलित हैं। इसके अलावा राज्य सरकार नगर पालिका से परामर्श करके अधिसूचना प्रकाशित करके भी अन्य चीज़ों को सुख सुविधाओं के अंतर्गत शामिल कर सकती है। तो यह हमारी धारा 198 पूरी हो गई है। अब हम अगली धारा 199 जो इस अध्याय की अंतिम धारा भी है वो पढ़ेंगे। अगली धारा 199 जिसमें अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा या ग्रहण किए जाने के बारे में उपबंध दिए गए हैं। इस धारा में बताया है किसी प्राधिकारी, अभिकरण या व्यक्ति द्वारा विकसित की गई स्कीम या कॉलोनी का ग्रहण नगर पालिका तब करेगी जब योजना अग्रिम तौर पर नगर पालिका द्वारा अनुमोदित कर दी गई हो और स्कीम या कॉलोनी विधि के नियम के अनुरूप हो, सुख सुविधाएं पहले ही धारा 198 के तहत उपलब्ध करा दी गई हों या आवश्यक कमी प्रभार संदत्त कर दिए गए हों, हक का सबूत व सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत कर दिए गए हों और नगर पालिका ऐसे ग्रहण के पश्चात कॉलोनी में सम्मिलित समस्त संपत्तियों के व्ययन के पूरे अधिकार होंगे। ऐसी समस्त स्कीम कॉलोनी ग्रहण के पश्चात नगर पालिका में निहित होंगी। अब इसका अर्थ समझिए। यहाँ बात की जा रही है कि यदि किसी व्यक्ति, अभिकरण या प्राधिकारी द्वारा कोई कॉलोनी विकसित की जाती है तो उसकी जो सुख सुविधाएं थीं वो अगर नगर पालिका को रखरखाव के लिए दी जाती हैं, वो हमने पढ़ी धारा 198 में। धारा 199 में हम यह बात कर रहे हैं कि यदि कोई कॉलोनी किसी अन्य के द्वारा विकसित की गई है और वह कॉलोनी अब या तो नगर पालिका को सौंप दी जाए या नगर पालिका उसको ग्रहण कर ले, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है उसकी बात की गई है। तो यहाँ बताया गया है कि ऐसी कॉलोनी को नगर पालिका जब ग्रहण करेगी जब वह कॉलोनी या उसकी जो योजना है वो अग्रिम तौर पर नगर पालिका द्वारा अनुमोदित कर दी गई हो, अर्थात नगर पालिका का उस कॉलोनी के संबंध में अनुमोदन हो गया हो। और दूसरा पॉइंट दिया है कि स्कीम या कॉलोनी है वो विधि के जो नियम हैं उनके अनुरूप बनी होनी चाहिए, अर्थात कानूनी रूप से सही होनी चाहिए। आगे पॉइंट दिया है कि सुख सुविधाएं पहले ही उपलब्ध करा दी गई हों, अर्थात धारा 198 के तहत जो सुख सुविधाएं हैं वो नगर पालिका को पहले ही सौंप दी गई हों और यदि कोई आवश्यक कमी प्रभार थे तो उनका भी पेमेंट कर दिया गया हो उस अभिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति के द्वारा, जिससे उन कमियों को दूर कर दिया जाए। और हक का सबूत अर्थात उस कॉलोनी का जो हक का सबूत है और साथ में सुसंगत अभिलेख अर्थात जो भी जरूरी दस्तावेज होंगे वो सभी नगर पालिका के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके बाद ही नगर पालिका उसको कॉलोनी को ग्रहण करेगी। और जब नगर पालिका ऐसे ग्रहण के पश्चात कॉलोनी में सम्मिलित समस्त संपत्तियों के व्ययन के अधिकार नगर पालिका के पास होंगे और ऐसी समस्त स्कीम कॉलोनी ग्रहण के पश्चात नगर पालिका में निहित मानी जाएंगी। यह धारा 199 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ यह धारा आपको समझ में आई होगी। यहाँ हमारा अध्याय 11 समाप्त होता है। अब केवल अध्याय 11 की MCQ क्लासेस बची हैं जिन्हें हम आगे आने वाली क्लासों में कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आ रही होंगी। जो लोग शुरुआत से रेगुलर देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ अब तक जुड़े हुए हैं, और जो लोग नए जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहे हैं आपको तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पॉसिबल हो तो इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।